तो जय हिंद बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने व्यतिकरण जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने परिणामी तरंगे के आयाम और जो दो तरंगे जो व्यतिकरण करते हैं उनके आयाम के बीच हमने संबंध निकाला था। वो संबंध क्या था? तो वो संबंध था बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, ये वो संबंध था हमारा जहां पर r क्या था आपका? r था परिणामी तरंग का आयाम। ठीक, a1 क्या था? जो पहली तरंग थी, पहली तरंग उसका आयाम। a2 क्या था? दूसरी तरंग का आयाम। तो जो फाई है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कलांतर। तो मैं मान कर ही चलूंगा कि आपको इतनी जानकारी है। तो आपको एक जानकारी रखनी है कि किसी भी प्रकाश तरंग की जो तीव्रता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है उस तरंग के आयाम के स्क्वायर के, आयाम के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब अनुक्रमानुपाती होती है। संकेत में लिखना चाहें तो तीव्रता को हम बोल देते हैं I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयाम को हम बोल देते हैं a का स्क्वायर। और जब हम यहां से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आता है I इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। ठीक, और अगर आप इस समीकरण को परिणामी तरंग के लिए लिखना चाहें तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक, परिणामी तरंग के लिए लिखना चाहे तो आप क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। और अगर आप इसी समीकरण को पहली तरंग के लिए लिखना चाहे तो आप लिखेंगे I1 बराबर में k a1 का स्क्वायर। और आप इसी समीकरण को अगर दूसरे तरंग के लिए लिखना चाहें, आप ये जानते हैं कि प्रकाश के व्यतिकरण में दो तरंगे मिलकर के व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। दूसरे तरंग के लिए आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे I2 बराबर में k a2 का स्क्वायर। ठीक, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, आप सोच करके देखिए कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, मतलब कि वर्गमूल का चिन्ह लगा लें, तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट I बराबर में, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो r बाहर जाएगा और अंडर रूट में k आएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर लेते हैं तो अंडर रूट I1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल का चिन्ह लेना पड़ेगा, आपको मिलेगा a1 अंडर रूट k। इसी प्रकार से यहाँ पर मिलेगा अंडर रूट I2 बराबर में a2 अंडर रूट ऑफ k। इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो हमारा इक्वेशन है या फिर जो हमारा सूत्र है r1 का r स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, इसको मैं काम करता हूं समीकरण 1 नाम दे देता हूं। ठीक, और इस समीकरण 1 में हम गुणा करते हैं k से। ये जानते हैं ना, नियतांक है, k से गुणा मैं करता हूं। तो समीकरण 1 में k से आप गुणा करिए तो आपको मिलेगा k r स्क्वायर बराबर k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई। ठीक, ये मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आप ये जरा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं k r स्क्वायर बराबर k a1 का स्क्वायर प्लस k a2 का स्क्वायर प्लस 2। ये जो k दिख रहा है इसको हम अंडर रूट k इंटू अंडर रूट k लिख सकते हैं। आपको पता है क्या लिख सकते हैं? अगर ये जो k है इसको हम अंडर रूट में k इंटू अंडर रूट में k लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट k को, मतलब इस k को हम लिखेंगे अंडर रूट k इंटू अंडर रूट k, और एक अंडर रूट k को a1 के साथ लगाएंगे और एक अंडर रूट k को a2 के साथ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर a1 अंडर रूट k
इंटू a2 अंडर रूट के, और बचा आपके पास cos 5। क्लियर है ना? अब देखिए जरा ध्यान से, के आर स्क्वायर बराबर में, अच्छा अब यहाँ पर काम आपका बन गया। काम ये बना कि के आर स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, के आर स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हैं आई, जो कि है परिणामी तरंग की तीव्रता। तो हमने यहाँ पर लिख दिया आई। के ए वन की स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, i1, तो हमने यहाँ पर लिख दिया i1 प्लस के ए2 स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो के ए2 स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हैं i2 और प्लस 2 इंटू इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, a1 रूट के की जगह पर लिखेंगे आप अंडर रूट में i1, मैंने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट में i1 इंटू a2 रूट के की जगह पर क्या लिखेंगे, a2 रूट के की जगह पर लिखेंगे आप अंडर रूट i2, तो अंडर रूट i2 हमने यहाँ पर लिख दिया इंटू cos 5। तो आपको फाइनली क्या मिला, आपको फाइनली मिला बच्चों i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2i1 2 रूट i1 रूट i2 cos 5, यानी i इज इक्वल टू मिल गया i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 इंटू i2 cos 5। और ये क्या है, ये है परिणामी तरंग की तीव्रता, पहली तरंग की तीव्रता और दूसरी तरंग की तीव्रता के मध्य संबंध है। तो पेपर में आपसे तरंग के व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र तक की स्थापना करने के लिए आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर केसेस लेना चाहूँ, किस चीज का, अगर मैं यहाँ पर केसेस लेना चाहूँ, केसेस है ना, अगर मैं यहाँ पर केसेस लेना चाहूँ तो पहला जो केस होगा यहाँ पर लगा सकते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता जब तरंग विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करे। तो देखिए विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, तीव्रता जो होती है वो न्यूनतम होती है, और तीव्रता न्यूनतम करने के लिए हमको cos फाई को न्यूनतम करना पड़ेगा। और आप ये जानते हैं बच्चों cos फाई का न्यूनतम मान कितना होता है, -1 होता है, cos फाई का अधिकतम मान कितना होता है, +1 होता है। हम ये कह सकते हैं पहला विनाशी के लिए हम कह सकते हैं, विनाशी के लिए जो आई होगा हमारा, या फिर विनाशी के लिए जो cos आई होगा हमारा, वो क्या होगा, वो -1 होगा। cos 5 क्या होगा हमारा, -1 होगा। और cos कितने मान के लिए हमारा -1 होता है, तो cos 5 के लिए -1 होता है, समझ आ रहा है। cos 3 पाई के लिए हमारा -1 होता है, cos 5 पाई के लिए माइनस होता है। यानी कि जब भी हमारा पाई का मान 2n-1 इंटू पाई होता है, यहाँ पर n का मान कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, मतलब n का मान 1 रखिए तो आएगा पाई का मान पाई, n का मान 2 रखिए तो आएगा पाई का मान 3 पाई, n का मान 3 रखिए तो पाई का मान कितना आएगा, 5 पाई आएगा। यानी कि जब भी पाई का मान पाई का विषम गुणज होता है तब हमें विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलता है। मोटी बात यह है कि जब भी cos फाई का मान -1 होगा तब हमको विनाशी व्यतिकरण देखने को मिलेगा। तो बस कुछ मत करके इसको आप समीकरण नंबर 2 रखिए और इसमें cos फाई की जगह पर -1 रखिए, तो आपको तीव्रता कैसा मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, यानी कि न्यूनतम मिलेगा। आप कह सकते हैं कि आई मिनिमम बराबर में I1 प्लस I2 प्लस cos फाई का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 आपको मिलेगा। और देखिए जरा सा, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ बच्चों, तो यहाँ पर I मिनिमम आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे I1 है तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर, प्लस ये I2 है तो आपको इसको लिख सकते हैं अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और -2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। तो ये आपका बनेगा बच्चों I मिनिमम बराबर में अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो परिणामी तीव्रता हमारी मिनिमम होगी जब अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। यानी कि अगर ये कंडीशन, यानी कि cos फाई का मान जब नेगेटिव होगा तो I मिनिमम का सूत्र हमारा ये होगा। इसके विपरीत में भी हम कह सकते हैं बच्चों, केस नंबर 2 की हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे केस नंबर 2 की हम बात कर सकते हैं
किसकी बात कर सकते हैं? जब तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है तो हमें संपोषी व्यतिकरण मिलता है, और अगर हमको तीव्रता अधिकतम चाहिए तो उसके लिए cos फाई का मान क्या होना पड़ेगा? अधिकतम होना पड़ेगा। और cos फाई का मान अधिकतम कितना होता है? +1 होता है। और cos फाई का मान +1 होता है, यानी कि फाई का मान क्या क्या होना चाहिए? फाई का मान हमारा होना चाहिए 2n पाई। कितना होना चाहिए? 2n पाई। यहाँ पर n का मान 0, 1, 2, 3। अगर n का मान 0 रखेंगे तो आएगा फाई का मान 0। n का मान अगर 1 रखेंगे तो आएगा फाई का मान 2 पाई। अगर n का मान 2 रखते हैं तो फाई का मान आएगा 4 पाई। यानी जब भी फाई का मान पाई का समगुणज होता है तब तब व्यतिकरण हमारा समकोषी प्राप्त होता है। बस कुछ नहीं करना है, आपको cos फाई की जगह पर क्या रख देना है? +1 रख देना। तो आपको मिलेगा आई मैक्सिमम बराबर, इस I1 को लिख दीजिए अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस इस I2 को लिख दीजिए अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का cos फाई का मान 1 हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2। और इसी प्रकार से ये बनेगा आपका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे कि आप लिख सकते हैं I मैक्सिमम बराबर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ यहीं तक करना होगा। न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कभी कभी इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ जाती है। उसी प्रकार से ये जो आपके पास फार्मूला R1 का स्क्वायर बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई आया हुआ है, आप यहां से भी बच्चों मैक्सिमम आयाम और मिनिमम एम्पलीट्यूड यानी कि अधिकतम आयाम और न्यूनतम आयाम का कंडीशन निकाल सकते हैं। यानी कि यहाँ से भी आप संपोषी और विनाशी का कंडीशन निकाल सकते हो, क्योंकि पेपर में उसका कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्ट फार्मूले की उसमें आवश्यकता पड़ती है। तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फार्मूला भी करवा दूंगा, लेकिन पेपर में आपसे डेरिवेशन पूछता है और व्यतिकरण से संबंधित जो डेरिवेशन है वो हमने यहाँ पर करा दिया है। ठीक है, अब रह जाता है फ्रिंजों से संबंधित जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जैसे आपकी संपोषी व्यतिकरण की स्थिति, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति से संबंधित जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन होता है, आपका फ्रिंजों की चौड़ाई निकालने के लिए, फ्रिंजों की चौड़ाई का जो व्यंजक निकालने के लिए आपसे जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, उनके प्रश्न आपको कराने हैं, उनके डेरिवेशन आपको कराने हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमी देखे तो आप उसे भी बता सकते हैं और उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करी जाएगी। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।